नमस्कार दोस्तों, मैं देवेश आपका आपके चैनल प्रज्ञापत एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मित्रों, हम भारत की ज्योग्राफी को पढ़ रहे थे, जिसके अंतर्गत हमने उसका भौतिक विभाजन बता दिया है। इसके अंतर्गत मैंने पर्वतीय भाग, उत्तर भारत का विशाल मैदान, भारत का प्रायद्वीपीय पठार, ठीक है, और उसके तटीय मैदान और द्वीप समूहों के विषय में आपको बताया कि इन्हीं के आधार पर अपनी स्टडीज को शुरू करेंगे। सबसे पहला जो भाग हम पढ़ेंगे वो होगा भारत का जो हिमालय पर्वत है उसके बारे में। लेकिन इसके अध्ययन के पहले एक थ्योरी जो आती है मेनली कि इसका निर्माण कैसे हुआ है, तो उसके लिए वैसे तो सबसे पहले टेलर ने एक थ्योरी दी, उसके बाद कोबर ने भी एक थ्योरी दी है, और हैरी हेस और मॉर्गन, इन सब की थ्योरीज पहाड़ों और पर्वतों और मोड़दार पर्वतों के बनने के बारे में है। लेकिन मोड़दार पर्वतों के बनने की विशेष थ्योरी जो है वो आपकी कोबर की थ्योरी है। कोबर की थ्योरी जो है मेन थ्योरी है, उसमें कुछ बातें जो कंफ्यूजन पैदा कर रही थी उसको प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, हैरी हेस और मॉर्गन की प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी द्वारा बिल्कुल स्पष्ट कर दिया गया है। तो चलिए हम देखते हैं कि हिमालय का निर्माण कैसे हुआ है। तो चलिए सबसे पहले कोबर के सिद्धांत को हम जानते हैं। चलिए इसको हम मिटा देते हैं। अब हम इसके अंतर्गत हम पर्वतीय भाग के लिए हिमालय का अध्ययन करेंगे। हिमालय के अध्ययन में सबसे पहले उसके निर्माण की ओर कैसे कोबर का सिद्धांत कार्य करता है, कैसे कोबर ने बताया कि हिमालय का निर्माण किस तरह से हुआ है। ठीक, चलिए तो कोबर जो है मोड़दार पर्वतों के निर्माण का कोबर का सिद्धांत। मोड़दार पर्वतों के निर्माण का कोबर का सिद्धांत। सबसे पहले हम यही पढ़ रहे हैं कि मोड़दार पर्वतों के निर्माण का कोबर का सिद्धांत। अब कोबर का जो सिद्धांत है वो मोड़दार पर्वतों के निर्माण की व्याख्या करता है। ठीक, तो आप सबको पता है, मैंने जब जियोलॉजिकल टाइम स्केल पढ़ाई थी, यानी जो भूगर्भ समय सारणी है उसके अंतर्गत किस प्रकार पृथ्वी की उत्पत्ति हुई, फिर उत्पत्ति के बाद ठंडी हुई, उस पर जीवों का उद्भव हुआ, पर्वतों का निर्माण हुआ, महासागरों का निर्माण हुआ, उस विषय में हमने पूरा पढ़ा था। तो ऐसे होते होते उसमें कई काल बटे हुए हैं। सबसे पहला काल जो था वो आर्कियोजोइक, फिर प्रोटेरोजोइक, फिर पैलियोजोइक, फिर मीसोजोइक, फिर सीनोजोइक, फिर नियोजोइक। तो जो उसमें जो आपका मीसोजोइक काल था, मीसोजोइक काल का जो तृतीय युग था वो था क्रिटेशियस काल, ट्रियासिक, जुरासिक और क्रिटेशियस काल। क्रिटेशियस काल का जो समय था लास्ट, वो 7 करोड़ साल पूर्व का था, और 7 करोड़ साल बाद के समय में बेसिकली हमारे पर्वतों का निर्माण हुआ। मोड़दार पर्वतों का निर्माण हमारा सीनोजोइक काल में हुआ है। सीनोजोइक काल की शुरुआत जो है पैलियोसीन, इयोसीन और प्लायोसीन, मायोसीन, इस तरह से कालों में उसको डिवाइड किया गया है। तो ओलिगोसीन भी है उसमें। तो इस तरह से उसी वक्त के समय में हुआ, यानी 7 करोड़ साल के बाद के समय में। तो चलिए पहला तो समय, चलिए हम मान लेते हैं समय की बात करें तो समय एक मोड़ तौर पे आप जान लीजिए, समय 7 करोड़ से लेकर 20 लाख, और अभी भी जारी है, अभी भी जारी। ये भी जान लीजिएगा कि मेनली 7 करोड़ से लेकर 20 साल वर्ष तक ये बने हैं, और चूंकि नवीन पर्वत है इसलिए इनके निर्माण का क्रम आज भी जारी है। तो इन्होंने कोबर ने सिद्धांत किस प्रकार से दिया है, उसके लिए कोबर से पहले एक वैज्ञानिक थे, उनका नाम था वेगनर। वेगनर की थ्योरी में वेगनर ने महाद्वीपीय सिद्धांत, विस्थापन का सिद्धांत बताया है। कुछ उसके सिद्धांतों का भी परिपालन करते हुए इन्होंने बताया। देखिए, जैसे कि
जैसे कि इन्होंने बताया कि यहां ना बताओ, थोड़ा सा तरफ, इन्होंने बताया, इधर बता देते हैं कि जो अर्थ है धरती हमारी, ठीक, इस धरती में जो है पहले पूरी एक जमीन हुआ करती थी, ऐसे पूरी एक जमीन स्थल खंड होता था, यानी जमीन, उसका नाम हुआ करता था पिंजिया। पिंजिया। और साथ में चारों तरफ धरती में सागर था, पूरा सागर चारों तरफ था और एक ही स्थल खंड था। चारों तरफ जो सागर था उसको कहा गया कि ये क्या है, पेंथालसा या पेंथालासा, जैसा भी समझे, ठीक है। इस तरह से पेंजिया और पेंथालसा नाम से दो चीजें बटी थी, यानी कि स्थलखंड और भूखंड, दो भागों में। ये बहुत साल पहले की बात है, ये अब मान चलिए 7 करोड़ साल नहीं, ये 25 करोड़ साल पहले, 25 करोड़ साल वर्ष पूर्व 25 करोड़ वर्ष पूर्व धरती की स्थिति ऐसी ही थी। 25 करोड़ वर्ष पूर्व धरती की स्थिति ऐसी ही थी, यानी कार्बोनीफेरस युग के और जो है कार्बोनीफेरस युग के पहले की बात हम करें तो धरती की स्थिति ऐसी ही थी। लेकिन कार्बोनीफेरस युग के बाद और जो आपका मेसोजोइक एरा शुरू हुआ है, यानी कि ट्रियासिक काल और इधर कार्बोनीफेरस के युग के बाद का जो समय था, यानी 25 साल के बाद का समय है, उस समय में जो है धरती में कुछ विभाजन शुरू हुआ। धरती में जो है ये हमारा ये जो लैंड एरिया, लैंड का पार्ट है, ये दो हिस्से में बंटना शुरू हुआ, ऐसे, ठीक है। तो यानी कब हुआ, कार्बोनीफेरस ठीक है, कार्बोनीफेरस काल 25 करोड़ वर्ष से पहले का समय, 25 करोड़ वर्ष से पहले का समय जो था, उसमें एक काल था, वो कार्बोनीफेरस काल था। कार्बोनीफेरस काल में क्या हुआ, इस काल से विभाजन प्रारंभ हुआ। यानी विभाजन किसका प्रारंभ हुआ, इस स्थल खंड का विभाजन शुरू हुआ और ये दो हिस्सों में टूट गया, ऐसे और ऐसे, ठीक। जो आपका जब ये टूट गया तो निचला हिस्सा क्या कहलाया, ये निचला हिस्सा कहलाया गोंडवाना लैंड, निचला हिस्सा गोंडवाना लैंड, और ऊपरी हिस्सा जो रहा ये कहलाया अंकारा लैंड, या अंकारा लैंड ना कहें, इसका नाम लारेशिया भी कहते हैं, लारेशिया, ठीक है। तो अंकारा लैंड और गोंडवाना लैंड दो हिस्सों में ये डिवाइड हो गया, ठीक है। और ये हुआ कब, कार्बोनीफेरस काल के से शुरुआत हो गई। अब कार्बोनीफेरस काल के बाद जो आपका ट्रियासिक जुरासिक क्रिटेशियस काल आया, यानी ये 25 करोड़ साल से लेकर 7 करोड़ साल तक जो समय बीता है, उसके अंतिम युग में इन खंडों में भी आपस में विभाजन शुरू हो जाएगा। लेकिन फिलहाल अभी जब हम कोबर का सिद्धांत पढ़ रहे हैं तो उस सिद्धांत में हमको बेसिकली दो हिस्से में इसको बांटना मेनली जरूरी है। तो उसमें ये हुआ ये है कि ये देखिए ऐसे करके ये दो हिस्सों में टूट गया है, और दो हिस्सों में टूटने के बाद जब टूटा तो बगल का जल अंदर इसमें भरना शुरू हो गया, बगल का जल इसमें अंदर भरना शुरू हो गया। तो जो है इसमें ये पेंजिया जो है, पेंजिया दो भागों में टूटा, एक अंकारा और एक गोंडवाना लैंड। अब जो गोंडवाना लैंड है, ये गोंडवाना लैंड इधर आ गई और पेंजिया जो है, पेंजिया दो भागों में बांट के अंकारा लैंड ऊपर चला गया। तो ये जो बीच का हिस्सा था, एक दरार सी जो बन गई, इसमें भर गया जो समुद्र का जल,
और इस जल की वजह से एक सागर, नया सागर पैदा हुआ। इस सागर को कहा गया टेथिस सागर। क्या कहा गया? टेथिस सागर। टेथिस सागर, ठीक है। अब इसका जो सिद्धांत है उसमें कहा गया है, उसका नाम है कोबर की भूसन्नति सिद्धांत। है कौन सिद्धांत? ये कोबर का भूसन्नति सिद्धांत। तो कोबर का भूसन्नति सिद्धांत जब हम पढ़ेंगे तो आखिर ये सन्नति क्या है? सबसे पहले तो एक वर्ड जो ये है सन्नति, भूसन्नति, इसके विषय में हम जानना चाहेंगे। तो हम इसको दो पार्टों में डिवाइड कर लेते हैं, एक होता है भू और एक होता है सन्नति। इसका इंग्लिश में जब हम ट्रांसलेशन करेंगे तो हमें ज्यादा आसानी समझ में आएगा इसका मतलब क्या हुआ। ये हुआ जियो और ये हुआ सिनक्लाइन। जियो सिनक्लाइन। अब जियो मतलब तो भूमि हो गया और सिंक्लाइन मतलब क्या हुआ, यानी सन्नत सिंक्लाइन वो क्या हुआ वो बता देता हूं। देखिए, जैसे अगर मान लीजिए कभी आप मोरदार पर्वतों को जब पढ़ेंगे तो मोरदार पर्वतों में ऐसे ऐसे पर्वत वो होंगे, तो एक तरह की वेव जो फॉर्म होती है ऐसे ऐसे ऐसे, चाहे चट्टानों से हो चाहे धरती की गहराई वाली चट्टानों से हो, उनमें या धरती की सतह हो, तो उसमें जो ऊपर उठा हुआ हिस्सा होता है, ये मान लीजिए भूमि है, तो इसमें जो ऊपर उठा हुआ वाला हिस्सा होता है ये एक चीज होती है, ठीक है। यानी ये क्रस्ट है और ये डिप है, तो डिप वाला हिस्सा नीचे और क्रस्ट वाला हिस्सा ऊपर उठा रहता है। तो इसको जो गहराई वाला हिस्सा होता है इसी को बोलते हैं सिनक्लाइन। सिनक्लाइन। अभी जब मोरदार पर्वतों के बारे में बताएंगे तो एंटीक्लाइन, मोनोक्लाइन, ठीक है, ओवरथ्रस्ट फोल्ड, तो जब वो सब पढ़ाएंगे जो मोरदार पर्वतों के विषय में उनका जो भौतिक जिस तरह से विभाजित किया गया उनको, तो वहां एंटीक्लाइन, सिनक्लाइन, मोनोक्लाइन, ठीक, आइसोक्लाइन, ये सब पढ़ेंगे। तो ये हो गया सन्नति, सन्नति, ठीक है। और ये हो गया सन्नत मतलब सिनक्लाइन, सिनक्लाइन, और ये हो गया एंटीक्लाइन, एंटीक्लाइन या अपनति, ठीक है। तो इस तरह से एंटीक्लाइन और सिंक्लाइन इसको आप जान लीजिए। तो जहां तक सन्नति की बात है तो यानी किसी गड्ढे के बारे में हम बात कर रहे हैं। सन्नति की बात करेंगे तो किसी न किसी गड्ढे के बारे में बात करेंगे। तो कोबर का भूसन्नति सिद्धांत पढ़ने के लिए हम सबसे पहले ध्यान ये देंगे कि जब ये गड्ढा हो गया, ठीक, तो देखिए यहां पर थोड़ा सा इसको और डिवाइड करके बना लेते हैं। जैसे मान लीजिए अर्थ है, ये अर्थ है, तो मान लीजिए ये फर्दर जब आपका क्रिटेशियस युग आ जाएगा, देखिए अभी तो कार्बोनिफेरस में ये हुआ, फिर धीरे धीरे और टूटेगा, ये और नीचे वाला भी खंडित होगा, ऊपर वाला भी खंडित होगा। तो जैसे हम क्रिटेशियस काल में आ गए, यानी 25 से लेकर के और जो है 20 करोड़ साल बीत गए और 7 करोड़ साल के आसपास हम आ गए हैं और हमारा अब क्रिटेशियस युग चल रहा है, इसमें इसकी ब्रेकिंग होगी, ठीक है। ये हो गया, सॉरी सही से बना दूं जरा मैं, हाँ, ये मान लिया अफ्रीका हो गया, ये दक्षिण अमेरिका हो गया, ये उत्तरी अमेरिका ऐसे हो गया, ये यूरेशिया हो गया। तो देखिए ये आपका उत्तरी अमेरिका हो गया, उत्तरी अमेरिका हो गया, ये हो गया आपका दक्षिणी अमेरिका, ये अफ्रीका वाला हिस्सा हो गया और इधर अंटार्कटिका वाला हिस्सा चला गया, अफ्रीका हो गया, और ये यूरेशिया हो गया, यूरेशिया। तो देखिए ये यूरेशिया हो गया, उत्तरी अमेरिका हो गया, दक्षिण अमेरिका और अफ्रीका हो गया। तो जो अफ्रीका में से भारत का एक हिस्सा, यानी गोंडवाना लैंड में अफ्रीका वाला जो हिस्सा था, उसी में से भारत का हिस्सा टूट करके यूरेशियन प्लेट की तरफ चल देगा, ठीक है। तो वो अभी आपको प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी में बताएंगे, लेकिन फिलहाल अभी ऐसे समझ लीजिएगा कि जो भारत का ये भूखंड है, अभी भारत का जो भूखंड है इसमें मान के चलिए कि ये भारत का एक ये हिस्सा इधर वाला हो गया और ये बीच का एक ये सागर वाला हिस्सा हो गया। तो अब ये भारत का हिस्सा जो ऊपर की तरफ बढ़ रहा है, ठीक है, यानी कि इधर की तरफ में जो है
ये बीच में सागर बना हुआ है, ये यूरेशियन प्लेट हो गई, ये हो गया एक जमीन का खंड, ये हो गया और एक यूरेशियन खंड हो गया, यानी ये भारत का हिस्सा मान लिया हो गया और ये हो गया चीन वाला हिस्सा। तो अब हम इसको, आपने जैसे समझ लिया कि अफ्रीका यहां से अफ्रीकन प्लेट के पास से ये यूरेशियन प्लेट के बीच में जो ये सागर का हिस्सा है, इसको एक उथला सागर मान लेते हैं, इसी को हम पैंतीस सागर मान लेंगे। देखिए यही है, उसी का अगला रूप ये है। तो हुआ क्या, अब हम इस हिस्से को, ये जो ये वाला हिस्सा है, इसको हम बनाएंगे, इसमें यूरेशिया वाला भाग ये, भारत वाला भाग ये, बीच के अंदर ये आपका अवसाद इकट्ठे होने वाली जगह। तो देखिए हम अब इसको और गहराई से पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो मान लीजिए सिंक्लाइन मैंने बता दिया गहरा हिस्सा, तो ये भूमि का एक हिस्सा हो गया, ये सिंक्लाइन हो गया और ये दूसरा हिस्सा हो गया। ये मान लीजिए कौन सा हिस्सा हो गया, यूरेशिया वाला हिस्सा हो गया, यूरेशिया वाला हिस्सा हो गया। ये कौन सा हो गया, ये भारत वाला हिस्सा हो गया, ठीक है, भारत वाला हिस्सा हो गया, यूरेशिया वाला हिस्सा हो गया, ठीक है। ये आपका पूरा ये ऐसे से ठीक हिस्सा है। अब इसमें जो कोबर जी ने कहा कि देखिए दोनों के बीच में एक सागर था, एक सागर दोनों के बीच में था, ये देखिए सागर एक बीच में है, इसको उन्होंने बोला ये पेंजिया है, ठीक है। अब हुआ क्या कि समय बीतता गया और काफी समय बीता, इसमें करोड़ों साल का समय लगा और आसपास की चट्टानों का कटाव फटाव, ब्रेकिंग वेकिंग शुरू हुई और यहां से अवसाद गल गल करके, बारिश के बाद सब गल करके, टूट फूट के बाद से निकल करके यहां पर अवसादों का जमाव होना शुरू हो गया। आप समझ रहे हैं ना कि इधर से बारिश का पानी, इधर से बारिश का पानी, हवा, दाब, ताप सब प्रक्रम जब लगा, तो इधर की जो इधर वाली प्लेट है, अफ्रीकन प्लेट के पास ये जो हिस्सा है, जो छिछला हिस्सा निकल के आया है, उसी में अवसादों का जमाव शुरू हो गया, ठीक है। तो अवसादों का जमाव जब शुरू हो गया तो यहां पर अवसाद ये भरना शुरू हुआ, ठीक। और इसके नीचे एक, अब देखिए अब इतना समझ में आ गया, इसके नीचे एक लेयर पैदा होनी शुरू हो गई, ठीक। जैसे मान लीजिए एक लेयर ये बनी, ठीक है, फिर एक लेयर ये बनी गई मान लीजिए, ठीक। फिर धीरे धीरे समय के साथ एक और लेयर तैयार हो गई, फिर एक और लेयर तैयार हो गई, फिर एक और लेयर तैयार हो गई। इस तरह से लेयर वाइज सब उसमें भरता चला गया। तो जब ये भरता चला गया तो कोबर ने कहा कि धरती बहुत गर्म थी, अंदर अभी भी बहुत गर्म थी, अभी ज्यादा समय नहीं बीता था, ठीक है। इसलिए बहुत सारी गर्मी के बाद जब चारों तरफ से बारिश हो रही है, ठंडक भी आ रही है, तो वो ठंडी की वजह से क्या होता है, जब कोई चीज गर्म होती है और उसके बाद ठंडी होती है तो सिकुड़ती है, तो सिकुड़ने का क्रम इधर अंदर की तरफ को शुरू हुआ, ठीक है। यानी कि ऐसे मान लीजिए कि कम ही गहरा रहा हो, थोड़ा कम ही गहरा रहा हो, ऐसे रहा हो मान लीजिए, ठीक। और जब इसमें ये बनता चला गया और इसके अंदर जब जमाव हुआ तो वजन बढ़ा, जमाव जब हुआ तो वजन बढ़ा, तो थोड़ा सा वजन की वजह से थोड़ा सा ये बीच की जो सिंक्लाइन वाली जगह है वो लटकना शुरू हुई। जियो मतलब भूमि, सिंक्लाइन मतलब गहरी होनी शुरू हुई और इसमें मलबे का जमाव और हुआ और गहरा होता चला गया, ठीक है। उसके गहरे होने पर और पृथ्वी के ठंडे होने पर दोनों तरफ से एक सिकुड़ने का एक बल, ठीक है, यानी श्रिंकिंग शुरू हो गई। क्या हो गई, श्रिंकिंग इधर से भी हुई और श्रिंकिंग इधर से भी हुई। सिकुड़ने का क्रम जब हुआ, ठीक, तो ये दोनों स्थल पास आने लगे, सिकुड़ने की वजह से दोनों स्थल पास आने लगे। देखिए ये थ्योरीज हैं, कितनी सही है कितनी नहीं सही है इसके ऊपर रिसर्च तो आज भी जारी है, लेकिन फिलहाल पर्वतों की उत्पत्ति के लिए एक महत्वपूर्ण थ्योरी है, इसलिए मैं आपको इसे बता रहा हूं, ठीक है। तो ये सिकुड़ना पृथ्वी के ठंडे होने की वजह से और इसके वजन दोनों की वजह से ये दोनों आपस में आना शुरू हुए। तो देखिए कुछ टर्म्स हैं जो कि कोबर ने यूज किए हैं, उनका आप जान लीजिए। इसको बोलते हैं अग्रभाग। क्या, अग्रभाग, ये अग्रभाग है और ये अग्रभाग है, ठीक है। अग्रभाग 1 हो गया, ये अग्रभाग 2 हो गया। ये दोनों अग्रभाग अंदर की ओर चले गए। दूसरा चीज ये क्या है, ये इसको हम बोलते हैं सिंक्लाइन, ठीक। ये तीसरा टर्म हो गया, ठीक। तो अग्रभाग दोनों क्या हुए, पास आए और
ये जो है दबाव होना शुरू हो गया। ठीक है, अब हुआ क्या धीरे धीरे, अब आगे देखिए हुआ क्या। अब आप मान के चलिए कि ऐसे करके पूरा ये द्रोणी जो थी बीच की ये भरी हुई थी मान लीजिए, और अब दबाव, वजन की वजह से दबाव शुरू हुआ, तो क्या हुआ कि ये यहां पर वलन पड़ना शुरू हो गया, वलन पड़ना शुरू हो गया, और बीच का हिस्सा उतना वलित नहीं हुआ। ठीक है, तो इसको टर्म दिया इन्होंने, जो किनारे किनारे मोड़ हुआ, इसी को वो एक पर्वत, यानी कि देखिए इन्हीं को जो है कोबर ने कहा पर्वतों का निर्माण, यानी, और इसको बोला पर्वतों का पालना। तो यानी कि धीरे धीरे इसमें जब जो तलछटें जमी, इसके अंदर जो है सेडिमेंट्री रॉक्स जमती गई, धीरे धीरे जमता गया, तो क्या हुआ कि घाटी अंदर लटकी, और लटकने से ऊपर जो सतह सीधी थी उसमें फोल्ड्स आने शुरू हो गए, लेकिन ये फोल्ड्स किनारे ज्यादा बने, इनको बोला गया मार्जिनल फोल्ड्स। ठीक है, मार्जिनल फोल्ड्स, मार्जिनल रेंजेस, यानी किनारे किनारे जो मार्जिनल फोल्ड्स हैं ये तैयार होना शुरू हो गए, इन्हीं से मोड़दार पर्वतों का निर्माण हुआ है। लेकिन जब दबाव बढ़ा तो ये बीच का जो है ये पोर्शन जो है उतना दब नहीं पाया। ठीक है, इसको, ये बीच का फोल्ड ये दब नहीं पाया। ठीक है, तो इसको जो है एक नाम इस टर्म को भी दिया गया है, इसका नाम है मीडियन मास। चलिए, यानी आपको अभी मैंने आपको जो बताया, एक जो है FORE4 लैंड, यानी अग्रभाग एक टर्म हो गया। देखिए इन टर्म्स को याद कर लीजिए, एक टर्म हो गया, नहीं, एक टर्म हो गया अग्रभाग हो गया, दूसरा हो गया सिंक्लाइन, तीसरा हो गया मार्जिनल फोल्ड्स, और चौथा हो गया मीडियन मास। यानी इस थ्योरी को पढ़ने के लिए आपको चार चीजों को जानना बहुत जरूरी है। एक तो अग्रभाग जो दोनों तरफ से जमीन के किनारे थे, ये और ये, ठीक है, दोनों पास आए, क्या हुआ, सिंक्लाइन हुआ, ये सिंक्लाइन मतलब मोड़ हुआ, ये आपको दूसरी चीज याद करनी है। फिर उसके मोड़ की वजह से जो ये अवसाद जमे हुए थे इनमें मोड़ बनना शुरू हो गया, तो किनारे किनारे मार्जिनल फोल्ड्स पैदा हुए जिनसे पर्वतों का निर्माण हुआ, और बीच में जो है वो अधिक से नहीं दब पाया, तो वहां पर दबाव के बाद एक प्लेन जगह रह गई, उसे मीडियन मास कहते हैं। तो अब अभी हम आपको थोड़ा सा और बातें बताना चाहेंगे कि देखिए इसकी, ये जो इन्होंने बताया उसको मैं आपको बताना समझाना चाहता हूं। देखिए आप जानते हैं कि ये अफ्रीका का हिस्सा है, सॉरी फिर से, ये आपका अफ्रीका हो गया, उसके बाद ये अरब का वो हो गया प्रायद्वीप, अरेबियन प्रायद्वीप हो गया, फिर आप जानते हैं ये भारत है, उसके बाद आपका ऐसे ऐसे करके यूरोप बन गया, ये बन गया, और फिर ये आपका स्पेन हो गया, इटली हो गया। चलिए आप समझ सकते हैं ये ऑस्ट्रेलिया हो गया। चलिए ठीक है, तो मैं ये कहना चाहता हूं कि यहां पर इन्होंने कहा कि ये जो प्लेट थी इधर की, ठीक है, तैतीस सागर के बाद वाली, तो इन्होंने बोला कि इसमें देखिए मार्जिनल फोर्स यहां पड़ा और यहां पड़ा, और बीच में क्या बन गया, एक प्लाटो सा बन गया, इसको बोलते हैं मीडियन मास। तो यहां पर तिब्बत का पठार, इधर कुनलुन माउंटेन, कुनलुन पर्वत, और कुनलुन पर्वत हो गया, और ये तिब्बत का पठार हो गया, तिब्बत, और इधर क्या हो गया, हिमालय हो गया, हिमालय हो गया। बीच में तुर्की के पास में क्या हुआ, जाग्रोस, टॉरस पर्वत, उनके बीच में अनातोलिया का पठार, ये हो गया। इधर क्या हो गया, इधर पेरिनीज पर्वत हो गया, इधर एटलस पर्वत हो गया, और बीच में ये सिंक्लाइन हो गई, है ना, ये पेरिनीज हो गया, पेरिनीज हो गया, और इधर हो गया एटलस पर्वत। बीच में देखिए दो पर्वत ये बीच में अनातोलियन पठार, बीच में पर्वत ये,
और ये बात तो अभी जो है भूमध्य सागर में ही है, यानी कहने मतलब है ये निर्माणकृत है। और ये देखिए पर्वत है, बीच में इधर तरफ हिमालय बन गया और उधर तरफ क्या बन गया, कुन लुन पर्वत बन गया। तो यानी ये कुल मिलाकर के उन्होंने पर्वत का जो निर्माण का क्रम बताया, उसमें बताया कि दोनों तरफ से अवसादों का जमाव हुआ, अवसाद जब भारी हुए तो नीचे की तरफ दबने लगी, घाटी सिंक्लाइन हुई और सिंक्लाइन बढ़ता गया और दोनों तरफ से दबाव आया। एक तरह से ठंडे होने पर जो सिकुड़ने का दबाव होता है, एक तरह का प्रेशर, उस प्रेशर की वजह से घाटी सिकुड़ी और दोनों तरफ मार्जिनल फोल्ड्स बनने लगे और उसके बाद बीच वाला हिस्सा नहीं सिकुड़ा, उसकी वजह से पठार कई जगह बने हैं। तो देखिए हिमालय इधर उधर मार्जिनल फोल्ड्स हो गए और बीच में तिब्बत का पठार हो गया। तो कहने का मतलब है हिमालय का निर्माण बड़े लंबे समय में हुआ है। उस लंबे समय की जो शुरुआत हुई है वो कार्बोनिफेरस युग के पेंजिया के डिवीजन से हुआ है, जिसमें गोंडवाना अंकारा लैंड बना है और बीच में टेथिस सागर डेवलप हुआ है। फिर वो 20 करोड़ साल और जब बीते और 7 करोड़ साल पहले का समय आया, जिसको हम बोलते हैं क्रिटेशियस काल। क्रिटेशियस काल में क्या हुआ कि लावा का जमाव भी हुआ, मैंने बताया था आपको। साथ में वो जो है थोड़ी ब्रेकिंग और हुई धरती की। तो इधर इधर करके जो अफ्रीकन पार्ट था वो प्लेट जो थी इंडियन प्लेट, वो जो है आपकी यूरेशियन प्लेट के समीप आई और बीच में एक छिछला सागर टेथिस सागर था ही, और दोनों तरफ से अवसादों के जमाव के बाद भारत और यूरेशियन प्लेट के बीच में गहराई आई और इस तरह से मार्जिनल प्लेट्स के बाद ये आपकी मार्जिनल फोर्स बन गए और इस तरह से नवीन पर्वतों का निर्माण हुआ, जो कि आज भी चला जा रहा है। तो ये थ्योरी, एक जो थ्योरी थी वो मैंने आपको बताई। तो इसमें जो है आपका इसके बाद जो ये थ्योरी है, इस थ्योरी में कुछ चीजें जैसे क्लियर नहीं होती हैं, जैसे कि किन जो बल बताते हैं कि सिकुड़ने का बल वो इतना जबरदस्त नहीं हो सकता कि दो पर्वतों को, दो खंडों को आपस में जोड़ ले। और भी कई सारी चीजें हैं जो कि बल इस तरह के नहीं हो सकते हैं, जिनकी वजह से इसको क्रिटिसाइज किया जाता है। लेकिन जो इसके लूपहोल्स रह गए थे बाद में हैरी हेस के प्लेट विवर्ती सिद्धांत, मॉर्गन के प्लेट विवर्ती सिद्धांत से तो बिल्कुल क्लियर हो जाता है। तो अगले क्लास में मैं आपको जो है प्लेट विवर्ती सिद्धांत के विषय में गहराई से बताऊंगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।